अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी, तो उसके बाद जेनेटिक कोड को भी हमने पढ़ा था। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस। चूंकि ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होता है, it is actually the process in which the coded genetic message brought by the mRNA from DNA is changed into a polypeptide chain with a sequence of amino acids similar to the sequence of the codons present over the mRNA। देखिए, जो बेसिकली ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे पास डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद रहती हैं वो हम कन्वर्ट करते हैं कहाँ पे, एमआरएनए में, और एमआरएनए से होते हुए हम उससे बनाते हैं प्रोटीन। तो आज हम यहाँ पे पहले जो ट्रांसलेशन है इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरह जो ट्रांसलेशन जो है होता है, और इसलिए क्या कौन से व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। लेट अस इंट्रोड्यूस दीज फैक्टर्स वन बाय वन। तो पहले हम ट्रांसलेशन मशीनरी के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसलेशन मशीनरी जो जहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, तो वो उसमें हमें राइबोसोम्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें टीआरएनएस की ज़रूरत पड़ती है, हमें अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की ज़रूरत पड़ती है, एंजाइम है, और हमें पांचवा जो है एमआरएनए की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको हमने एक से एक करके हमने इनको एक्सप्लेन करना है कि किस फैक्टर का क्या काम रहता है यहाँ पे। तो चलिए हम राइबोसोम्स को पहले देखते हैं। बेसिकली राइबोसोम क्या होते हैं? दीज आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स विच फंक्शन एज साइट्स फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? ये राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है, ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ये इनका क्या काम होता है? यहाँ पे ये साइट्स होती है बेसिकली किसकी, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। यानी जो हमारा पॉलीपेप्टाइड बनता है वो कहाँ पे बनेगा? राइबोसोम। यानी यहाँ पे राइबोसोम लोकेशन होती है जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड एक्चुअल बनता है, और इसलिए हम इनको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। यानी चूंकि यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड बाद में असेंबल होता है, जो प्रोटीन बनाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक। अब बेसिकली राइबोसोम्स, यूकेरियोटिक राइबोसोम अलग होता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो अलग है। यूकेरियोटिक राइबोसोम्स में हमें एटीएस रहता है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70S। एस जो है ये वेटबर्ग कांस्टेंट है, एक्चुअली इसको हम बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और राइबोसोम जो है इसके दो पार्ट्स रहते हैं, यानी दो सब यूनिट्स का बना होता है राइबोसोम, एक लार्जर सब यूनिट का और एक स्मॉलर सब यूनिट का। अब हम यहाँ पे यूकेरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के में थोड़ी बहुत जो डिफरेंस रहती है इसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम देखेंगे यूकेरियोटिक राइबोसोम जो होता है, जो एटीएस का रहता है, और इसका अलग अलग सब यूनिट्स रहते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। इसी तरह प्रोकैरियोटिक के भी रहते हैं लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो हम जो यहाँ पे इसका यूकेरियोटिक राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट वो 60S का बना होता है, और इसका स्मॉलर सब यूनिट 40S का। लेकिन लार्जर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देखेंगे तो इसका लार्जर सब यूनिट 50S का बना होता है, और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 30S का बना होता है। ठीक। अब चलिए, ये कितने प्रोटीन्स का बना होता है? जो लार्जर सब यूनिट यूकेरियोटिक राइबोसोम का होता है वो 50 प्रोटीन्स का लगभग बना होता है, और इसका स्मॉलर सब यूनिट 33 प्रोटीन्स का बना होता है। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ का लार्जर सब यूनिट जो है वो बना होता है 32 प्रोटीन्स का, और इसका छोटा सब यूनिट होता है जो 21 प्रोटीन्स का बना होता है। ये क्वेश्चन आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो फिर देखते हैं कि ये कितने आरएनएस का बना होता है, यानी राइबोसोमल आरएनएस। बहुत, क्योंकि जो राइबोसोम होता है ये राइबोसोमल आरएनएस का ही बना होता है। तो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट में 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस होते हैं। एक होता है 28S, 55S एंड 5.8S, और इसका स्मॉलर यूनिट सब यूनिट जो होता है वो बना होता है 2 टाइप्स ऑफ आरएनएस, एक 23S एंड 5S। इसी तरह सेम जो इसका लार्जर सब यूनिट होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का, वो एक ही टाइप ऑफ आरएनए का बना होता है जिसको हम 18S कहते हैं, और इसका जो स्मॉलर सब यूनिट वो 16S का बना होता है। बेसिकली अगर हम देखेंगे स्मॉलर सब यूनिट्स का फंक्शन क्या होता है, अगर हम बोथ यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे तो स्मॉलर सब यूनिट का फंक्शन ये रहता है, इसका यहाँ पे ये वो एरिया रहता है जहाँ पे अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए होता है।
है? यानी चाहे यूकेरियोटिक राइबोसोम की बात करें या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है, मैंने स्मॉलर सब यूनिट का यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पे भी स्मॉलर सब यूनिट को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो इस पे हम अटैचमेंट या रिकॉग्निशन साइट होती है जहाँ पे एमआरएनए अटैच होता है, और एमआरएनए जो है हमेशा अटैच होता है स्मॉलर सब यूनिट पे। फिर देखेंगे कि लार्जर सब यूनिट का फंक्शन क्या रहता है। बेसिकली अगर हम यहाँ का लार्जर सब यूनिट और यहाँ का लार्जर सब, दोनों के एक ही फंक्शन, चाहे प्रोकैरियोटिक में देखेंगे आप या यूकेरियोटिक राइबोसोम का होगा। तो पहला जो इनका यह है कि इनके पास पॉलीपेप्टाइड एग्जिट टनल होती है, ठीक, जहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड बनता है और उसकी जो चैन होती है बनती, वो कहाँ से एग्जिट होती है, उसकी टनल जो होती है वो कहाँ पे होती है, लार्जर सब यूनिट पे। दूसरा इसमें एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रहता है, ठीक। तीसरा यहाँ पे इसकी 3 साइट्स रहती हैं जिनको हम ई साइट कहते हैं, पी साइट कहते हैं और ए साइट। ई साइट बेसिकली एग्जिट साइट होती है जहाँ से पॉलीपेप्टाइड जो बनता है वो निकलता है। पेप्टिडाइल साइट जो होती है, इस पे पहला जो एक्चुअली यहाँ पे जो पेप्टिडाइल साइट होती है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। और फिर ए साइट है, इट इज अमाइनो एसाइल एक्सेप्टर साइट। यहाँ पे जो आने वाले एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स वो यहाँ पे अटैच होते हैं। वो हम बाद में जो एक्चुअल प्रोसेस है इसका ट्रांसलेट वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे साइट्स ऑफ इनिशिएशन होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स के होते हैं, एलोंगेशन फैक्टर्स को होते हैं, यानी कि चैन जो इनिशिएट होती है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चैन बननी, वो उसके फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, उसकी साइट यहाँ पे होती है। और एलोंगेट जब वो बनती हैं उसमें जुड़ जाते हैं और कोडानस और वो लंबी हो जाए तो उसमें एलोंगेशन फैक्टर्स भी होते हैं और टर्मिनेशन फैक्टर जब बाद में जब वो कंप्लीट होके बनती है उसको ब्रेक करने के लिए फैक्टर्स रहते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर जिनको हम कहते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा बहुत यहाँ पे डायग्राम में दिखाया कि किस तरह का जो है राइबोसोम होता है। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक नहीं दिखाया, मैंने जनरल राइबोसोम दिखाया। इसका जो स्मॉल सब यूनिट ये कैप लाइक होता है और इसको अटैच होने, और जो इसका बड़ा सब यूनिट है ये पूरा बड़ा सब यूनिट है। और यहाँ पे जो बड़ा सब यूनिट होता है इसका, ये बेसिकली डोम शेप्ड होता है और ये कैप शेप्ड, और ये फिट होता है इस पे कैप लाइक, फिट्स ऑन लार्जर सब एज ए कैप, और एज ए कैप यहाँ पे फिट होता है। और जो ये बीच में मैंने रेड कलर का दिखाया, दिस इज एक्चुअली द एमआरएनए। ये एमआरएनए किसके साथ अटैच होता है, इस स्मॉलर सब यूनिट। और यहाँ पे एक चैनल बनती है, बेसिकली जब ये सब यूनिट जो मिलते हैं इनमें एक चैनल बनती है जहाँ से एमआरएनए पास होता है। और इस एमआरएनए के जो कोडॉन्स होते हैं बेसिकली, और यहाँ पे ये टीआरएनए, इसके एंटी कोडॉन लूप्स यहाँ पे जो हैं कोड करते हैं, यानी ये यहाँ पे एमआरएनए के कोड्स और टीआरएनए के एंटी कोडॉन्स यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये इस तरह मिलते हैं, ठीक। तो ये एमआरएनए का है और एमआरएनए और ये टीआरएनए यहाँ पे। और टीआरएनए जब बना के देता है चैन, तो यहाँ पे एक टनल बन जाती है, वो यहाँ से एग्जिट करती है इस तरह। यहाँ से मैंने दिखाया है पॉलीपेप्टाइड चैन, दिस इज पॉलीपेप्टाइड। तो ये 60S का ये टीआरएनए है और ये एमआरएनए, और ये 40S का यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट है। और इनके अटैचमेंट के लिए हमें लगता है क्या, Mg2 पॉजिटिव आयन्स की जरूरत पड़ती है। इनके बगैर यहाँ पे ये जो सब यूनिट ये अटैच नहीं होंगे। और दिस इज द पॉलीपेप्टाइड दैट इज जो फॉर्म होता है और जो यहाँ से एग्जिट होता है। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर होता है, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें प्रोटीन बना के बना, और इनके साथ एमाइड्स मिलते हैं जो प्रोटीन्स को बिल्ड करते हैं। जे आपको नंबर में तो ये अमाइनो एसिड्स बहुत लेस होते हैं, लेकिन ये बहुत न्यूमरस प्रोटीन्स हमें बना के देते हैं। थर्ड वन इज टीआरएनए, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। टीआरएनए जो है, टीआरएनए बेसिकली स्मॉलेस्ट ऑफ आरएनएज होता है। आरएनएज में सबसे छोटा जो होता है वो टीआरएनए। तो और इसमें क्या 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 रहता है, एक लूप रहता है जहाँ पे अटैचमेंट होता है राइबोसोम का, ठीक। और टीआरएनए की एक और लूप रहता है अटैचमेंट टू अमाइनो एसाइल सिंथेस, जहाँ पे ये अमाइनो एसाइल सिंथेटिस बेसिकली इसको अटैच हो जाता है। और इसके पास एक और लूप होता है जिसको हम एंटी कोडॉन लूप करते हैं, जहाँ पे अटैचमेंट टू कोडॉन ऑफ एमआरएनए, यहाँ पे कोडॉन ऑफ जो मैंने प्रीवियस आपको डायग्राम में दिखाया, जो एमआरएनए के कोडॉन्स होते हैं उसके एंटी कोडॉन लूप जो है अटैच होता है। और इस पे एक लूप होता है जहाँ पे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जो है इसको अटैच रहते हैं, जो 3' एंड पे होते हैं, जहाँ पे OH जो रहता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, वहाँ पे अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है। जो टीआरएनएज होते हैं बेसिकली इनकी फंक्शन ये है कि ये सेल्यूलर पूल या साइटोप्लाज्म से जो है वहां से ये अमाइनो एसिड्स को लेके उनको पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स तक लाते हैं। इनका ये काम रहता है। तो इनको इसलिए हम कहते हैं एडाप्टर मॉलिक्यूल्स भी।
इसके बाद चौथा जो फैक्टर है दैट इज अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस। इसका क्या काम होता है? इसका फंक्शन ये है कि इट इज स्पेसिफिक फॉर कंबाइनिंग पर्टिकुलर टीआरएनए टू इट इज पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। ये इसका काम ये होता है कि ये स्पेसिफिक रहता है कि ये मिलाता है एक पर्टिकुलर टीआरएनए को इसके पर्टिकुलर अमाइनो एसिड से, यानी कि यहाँ पे कोई भी टीआरएनए किसी भी एमआरएनए को अमाइनो एसिड को नहीं ले सकता, बल्कि ये इसको स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही लाना है। सेपरेट सिंथेसिस फॉर ईच अमाइनो एसिड, यानी ये सेपरेट सिंथेसिस करता है हर एक अमाइनो एसिड के लिए। ठीक, यानी यहाँ पे जो अमाइनो टीआरएनए सिंथेटेज रहता है ये हर एक के लिए, हर एक अमाइनो एसिड के लिए सेपरेट रहता है, अलग अलग से रहता है। उसके बाद फिफ्थ जो है दैट इज एमआरएनए। एमआरएनए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें, एमआरएनए जो है इट कैरीज कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिस्ट्रॉन्स ऑफ द डीएनए फॉर ट्रांसलेशन ओवर राइबोसोम्स। एमआरएनए का क्या काम होता है? ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन, कहाँ से? डीएनए से लाता है, फ्रॉम द सिस्ट्रॉन्स ऑफ द डीएनए, और उनको ट्रांसलेशन के लिए लाके यहाँ पे राइबोसोम्स पे लाता है, जहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हमारी होती है। ठीक, अब ये सिस्ट्रॉन्स जो होते हैं इट मे बी मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पहले हम सिस्ट्रॉन की आपको डेफिनेशन बनाते हैं। सिस्ट्रॉन इज एक्चुअली सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन। ये एक सेगमेंट रहता है डीएनए मॉलिक्यूल का, और ये किसके लिए कोड करता है? एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड, यानी एक खास पॉलीपेप्टाइड चेन को ये कोड करता है, जो बाद में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें मदद करती है, जो पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक, अब ये मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकता है या पॉलीसिस्ट्रॉनिक, या तो ये एक सिंगल सेगमेंट हो सकता है या कई सारी सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक, अब ये जो बेसिकली एमआरएनए रहता है इसके एक साइड पे रहता है स्टार्ट कोडॉन्स। ठीक, स्टार्ट कोडॉन्स रहता है एयूजी, हमेशा स्टार्ट कोडॉन जहाँ से जो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होती है शुरू होती है उसको एयूजी स्टार्ट, और रियरली कभी कभी ये जीयूजी से स्टार्ट होता है, ऑकर्स रियरली। और यहाँ पे कुछ इसके कुछ साइट्स रहते हैं जिनको हम टर्मिनेशन कोडॉन्स कहते हैं, जो यूएए, यूजीए और यूएजी के जो कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, जिसकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस जो है वो टर्मिनेट होते हैं। ठीक, पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद कुछ यहाँ पे एमआरएनए के साथ कभी कभी ट्रांसलेटेड पोर्शंस भी होते हैं, उनके साथ कभी कभी कुछ ऐसे भी पोर्शंस होते हैं, यहाँ पे जीन्स होते हैं जिनको हम, जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स रहते हैं, और इनको हम यूटीआरस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बेसिकली ट्रांसलेशन के लिए। हालांकि ये तो एक्चुअल इनका काम नहीं होता है ट्रांसलेशन में, एक्चुअली ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं, बल्कि देखा गया है कि इनकी प्रेजेंस जो है वो इम्पोर्टेंट रहती हैं ट्रांसलेशन के लिए। ठीक, और ऑकर्स बोथ टुवर्ड्स, ये 5' एंड की तरफ भी रहते हैं और 3' एंड की तरफ भी रहते हैं। और उसके एमआरएनए में जो रहता है, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम यूकेरियोटिक एमआरएनए की बात करें तो 5' पे इसकी कैप रीजन रहती है, और जिसमें ज़्यादा आमतौर से जी की सीक्वेंस रहते हैं, और ये यूकेरियोट्स की बात करें। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस मिलती है जिसको हम डेलगैर्नो सीक्वेंस कहते हैं, और ये वाली सीक्वेंस रहती है AGGA सीक्वेंस की रहती है। और यहाँ पे एक जो 3' एंड पे एमआरएनए के टेल रीजन रहता है, जो टेल का रहता है, और वो तो आपको पता है। और इनका काम बेसिकली क्या होता है, इनका या कैप रीजन का या डेलगैर्नो सीक्वेंस का, ये अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स करते हैं। ठीक, और इन यूकेरियोट्स एमआरएनए एसोसिएट्स विद सिंगल राइबोसोम। यूकेरियोट्स में क्या होता है, जो एमआरएनए होता है ये जुड़ जाता है एक सिंगल राइबोसोम, लेकिन प्रोकैरियोट्स में इसके बरअक्स हो सकता है। एमआरएनए जो होता है ये एसोसिएट कर सकता है नंबर ऑफ राइबोसोम्स, और उसकी वजह से एक स्ट्रिंग बन जाती है राइबोसोम्स की, अटैच्ड बाय मीन्स ऑफ एमआरएनए। यानी एमआरएनए की यहाँ अगर ये एमआरएनए है इसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन जुड़ जाते हैं। और इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम कंडीशन। और ये किसने डिस्कवर की थी? रिच ने 1963 में रिच ने इसको
बताया था। और इनके दरमियान इन दो राइबोसोम्स के जो एक सिंगल एमआरएनए पे जुड़ जाते हैं, इनके दरमियान जो गैप होती है, स्पेस होती है या डिफरेंस होती है, डिस्टेंस होती है, वो 340 एंगस्ट्रॉन की होती है या 3.4 नैनोमीटर की होती हैं। और इनका काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड। ये जो कंडीशन होती है पॉलीराइबोसोम कंडीशन, इनका ये काम होता है कि कभी कभी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं ये सेम पॉलीपेप्टाइड के, अगर हमें जरूरत होती है तो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, और उस टाइम पे हमें ये कंडीशन मिलती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये मेरा जो आज का लेक्चर है आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और आपको अगर इसमें कोई भी क्वेरीज रहे, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड यू। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।